फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। 11th क्लास की जर्नल एंट्री का आज का आखिरी टॉपिक है और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज आप देखिए हम कौन कौन सी एंट्री जो हमारी इंपॉर्टेंट हैं, जो बची हुई हैं, हम उनको करते हैं। ठीक है, देखिए आज हम क्या क्या सीखेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स अगर दिया हुआ हो तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी दे रखी हो तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, और प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, ड्राइंग की, डेप्रिसिएशन की, बैड डेट्स की एंट्री किस प्रकार से होगी। आज ये 7-8 एंट्री हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपको डेली यूज होंगी, तो आज हम इनको करते हैं और आज का हमारा फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर मैं इसके बाद आपको 2 दिन का रेस्ट दूंगा ताकि आप ये चैप्टर से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर कर लें। ठीक है, और फिर नेक्स्ट डे हमारे जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। अगर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखे हो तो हमारी एंट्री किस प्रकार की होगी। हमारी पहली एंट्री ये है, देखिए मान लीजिए आपने क्वेश्चन शुरू कर दिया 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को आपको साल शुरू हो गया, होता नहीं 31 मार्च के बाद। अब 31 मार्च को जो साल खत्म हुआ है उसके अंदर काफी चीजें आपके पास बच गई थी जिनको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, लेकिन अगले साल जैसे ही आओगे साल की शुरुआत हो गई और वही वो आपके लिए क्या है, ओपनिंग चीजें सारी की सारी। जो एक दिन पहले क्लोजिंग था वो ठीक अगले दिन ओपनिंग बैलेंस बन गया। ठीक है, तो उनकी एंट्री किस प्रकार करेंगे। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में दे रखा है कैश दे रखा है। ठीक है, कैश की वैल्यू है 10,000 रुपये। ठीक है, बैंक दे रखा है, बैंक की वैल्यू है 20,000 रुपये। ठीक है, बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है 1 लाख रुपए की। ध्यान से देखिए, स्टॉक दे रखा है 50,000 रुपये का। ठीक है, और फर्नीचर दे रखा है मान लीजिए 30,000 रुपये का। तो इस तरह से ये आपके पास चीजें एसेट्स का बैलेंस दिया हुआ है 1 अप्रैल को। तो अगर एसेट्स का बैलेंस इस तरह नीचे मिलेगी, लायबिलिटी मिलेगी, लिखा हुआ नीचे क्रेडिटर, क्रेडिटर लिखा हुआ आपका 20,000 रुपये। ठीक है, समझ गए। और बैंक लोन लिखा हुआ आपका 70,000 रुपये, और कुछ नहीं लिखा हुआ, इतना है। तो आप कैसे एंट्री करेंगे, समझ गए। तो याद रखना जितनी भी एसेट्स होती है उसका ओपनिंग बैलेंस होता है, तो एसेट्स का बैलेंस तो डेबिट होता है सारी। ठीक है, ऑल एसेट्स डेबिट और ऑल लायबिलिटी क्रेडिट होती है अगर बैलेंस ओपनिंग हो तो ये एसेट्स देख लो इसमें कौन कौन सी। कैश एसेट्स है, बैंक भी एसेट्स है, बिल्डिंग भी एसेट्स है, स्टॉक भी एसेट्स है, फर्नीचर भी एसेट्स है। ये सारी चीजें एसेट्स हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, लिखेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट। समझ गए। और इनको हम लिख देंगे आगे, इनके पैसे 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख रुपये और 50,000 रुपये और 30,000 रुपये, ये हमने इसके लिख दिए। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्रेडिट में, एक लाइन जरूर छोड़ देना बीच में, फिर क्रेडिट लिख दो। क्रेडिटर वाले को क्रेडिट करना पड़ेगा टू क्रेडिटर्स 20,000 रुपये। ठीक है, और टू बैंक लोन कितने रुपए, 70,000 रुपये। अब ये एंट्री हमने करनी पड़ेगी। ओपनिंग जितनी भी एसेट्स होते हैं उसको डेबिट कर दीजिए और लायबिलिटी को क्रेडिट कर दीजिए। अब डेबिट का और क्रेडिट का बैलेंस बराबर होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए डेबिट करते हैं, इन सबको टोटल करते हैं। 10, 20, 30 और 30, 60 और 60 और 50, इसको भी चलो 20 ले लो 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो 20 और 20 40, 50, 50, 1 लाख, टोटल 2 लाख हो गया। ये कितना हुआ टोटल, 2 लाख रुपए बन गया इसका टोटल। तो क्रेडिट का टोटल भी 2 लाख आना चाहिए, लेकिन क्रेडिट में तो 20 और 70 90 हुए, 1 10 की कमी है। कितने की कमी है, 1 10 की कमी। जितने की कमी हो लिख लो अपनी तरफ से, समझ गए। अब समझिए है क्या चीज ये, आप खुद सोचो कि तुम कह रहे हो कि मेरे पास इतने रुपए का कैश है, इतने रुपए का बैंक है, इतने रुपए मेरी बिल्डिंग है, इतने रुपए स्टॉक है, इतना फर्नीचर, मेरे पास टोटल 2 लाख रुपए की संपत्ति है। तो ये 2 लाख रुपए की संपत्ति कहां से आई, तुम कहते हो उसमें 20,000 रुपए तो मैंने किसी को देने हैं, 70,000 रुपए मैंने बैंक से ले रखे हैं। तो 70, 20, 90 से लेके 1 10 का क्या है, इसका मतलब है 1,10,000 की आपकी कैपिटल है, आपकी पूंजी है वो, समझ गए। तो यहाँ पे जो बैलेंस है अपने आप ही जो आ जाएगा कैपिटल, क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। और ये आपका क्या है, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। मतलब एक तरह से इस अमाउंट को आपने फाइंड किया है, कैपिटल को आपने कैलकुलेट किया है, कैपिटल को आपने ढूंढा है, कैपिटल कितनी है। ठीक है, क्योंकि जितना पैसा लगा दिया तुमने, 1,10,000 रुपये खुद लगाए,
20,000 रुपये किसी बाहर से उधार माल ले रखा है, 70,000 रुपये का बैंक से लोन ले रखा है, तुम कहते हो मैंने टोटल 2 लाख रुपए खर्च कर रखे बिजनेस में, तो इसका मतलब है बिजनेस के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जो हमारे पास सामान पड़ा है, जो नगद पैसा, उसका टोटल 2 लाख आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो इस तरह से आ जाएगा। समझ में आ गई पॉइंट? इसका मतलब है अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस हो तो वो क्या होगा? कैपिटल। क्या बैलेंस होगा? वो कैपिटल का बैलेंस होगा। समझ गए? अब उल्टा भी तो हो सकता है। मान लीजिए अब की बार ये ले लीजिए आप, ये छोड़ दीजिए 20,000 रुपये, मान लीजिए ये अमाउंट नहीं है, ये 20,000 वाली थी ना, ये नहीं है क्वेश्चन में। अब देखो तुमने क्या किया, कैश काउंट डेबिट, ये डेबिट है डेबिट, और यहाँ पे कैपिटल लिखी हुई है 1,10,000 रुपये, इस तरह से ये लिखा हुआ है। अब की बार देखा तुमने, अब तो ये दिया हुआ है, तो डेबिट में कर दिए तो कितने हुए? 20 और 10 30 और 30 + 80, 1,80,000 रुपये का डेबिट का टोटल बन रहा है। ठीक है, 1,80,000, और क्रेडिट का टोटल कितना बन रहा है? 2 लाख रुपए। ठीक है, तो अब की बार डेबिट में 20,000 रुपये की कमी आ गई, तो जितनी कमी हो लिख लो, चाहे क्रेडिट में हो चाहे डेबिट में। बस याद रखना है, अगर क्रेडिट में बैलेंस आता है तो वो कैपिटल का बैलेंस होएगा, और डेबिट में अगर बैलेंस है तो उसको हम बोलेंगे गुडविल। क्या बोलेंगे? गुडविल। गुडविल का मतलब ख्याति। समझ गए? समझ गए? इसका मतलब है कि अगर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स को हमेशा क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी को हमेशा क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। याद रखना ये बात। ठीक है, और अगर डेबिट में बैलेंस आए तो उसको क्या लिखा जाएगा? गुडविल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? गुडविल, ख्याति। और अगर क्रेडिट में बैलेंस आ जाए तो उसका लिखा जाएगा कैपिटल। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये 2 पॉइंट निकलते हैं, गुडविल कैसे निकलेगी और कैपिटल कैसे निकलेगी, आपको पता चल गया इस एंट्री को। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए, ओपनिंग और ये। अब बस ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? एक्सपेंस तो कोई भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। मान लीजिए कर्मचारियों को आपने 10 महीने का वेतन दे दिया। ठीक है, मान लीजिए आपने 2,000 रुपये या 5,000 रुपये पर मंथ आप सैलरी देते हो। ठीक है, और आपने 11 महीने की सैलरी दे दी, तो 55,000 रुपये आप दे चुके हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा मिलेगा? क्वेश्चन में लिखा मिलेगा 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि वो खर्चा जो अभी तक आपने भुगतान नहीं किया है, इसका मतलब है भुगतान करना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे एंट्री करूंगा? मान लीजिए मैं सैलरी देता तो क्या एंट्री करता? सैलरी अकाउंट डेबिट। आप कभी भी कोई क्वेश्चन करना हो, ओरिजिनल एंट्री को माइंड में रखो। अगर सैलरी देनी होती तो सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि है तो सैलरी नहीं है। और 2 कैश अकाउंट, अगर बैंक के थ्रू देता तो बैंक अकाउंट। ये लो 5,000 रुपये, ये एंट्री करता है। समझ में आ गई बात? लेकिन पैसे तो मैंने दिए ही नहीं, पैसे तो भैया देने बाकी हैं, ये तो मैंने दिए ही नहीं, तो ये एंट्री तो मैं कर ही नहीं सकता, ये पॉइंट तो वैसे ही कट गया। तो इसका मतलब है टू कैश या बैंक तो आएगा नहीं। तो क्या आएगा? अगर मैं कैश दे दिया तो कैश लिखूंगा, बैंक दिया तो बैंक लिखूंगा, लेकिन अगर पैसा नहीं दिया है, इसका मतलब देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है ये पैसा, तो मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 5,000। तो ये एंट्री हो जाएगी भाई, और नरेशन में लिख दोगे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹5,000 इज, बस इतना लिखना है, या सैलरी ऑफ ₹5,000 इज स्टिल पेंडिंग, बस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका क्लियर। ठीक है, अब ले लीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। पेड, इसका मतलब है समय से पहले भुगतान कर देना। अब ऐसा कौन सा खर्चा होगा भाई जो कोई भी आदमी समय से पहले दे देगा? दे देते हैं कई बार। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने बीमा करवाया, आपने एक इंश्योरेंस करवाया। क्या करवाया? आपने एक इंश्योरेंस करवाया। और इंश्योरेंस कब करवाया आपने? इंश्योरेंस करवाया आपने 1 जुलाई को। कब करवा दिया? 1 जुलाई को। और साल की किस्त आपने 12,000 रुपये पे कर दी। ये तो 1 साल के लिए है, इसका मतलब 1 जुलाई से 30 जून तक का पैसा दे दिया आपने, 12,000 रुपये। समझ गए? लेकिन ध्यान से देखा जाए तो जुलाई से लेकर और मार्च तक का तो किससे है? करंट ईयर से रिलेटेड है। लेकिन फिर अप्रैल से लेकर और जो जून आ गया, अप्रैल से लेकर जून का, ये तो नेक्स्ट ईयर में चला गया, नेक्स्ट ईयर। समझ में आ रही कि नहीं बात? इसका मतलब हुआ कि जो 12,000 रुपये आपने दिए हैं वो दे दिए 1 साल के लिए, वो अलग बात है। लेकिन इसमें से 12,000 रुपये 12 महीने के, तो 1 महीने के 1,000 रुपये हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब है 9 महीने के 9,000 रुपये तो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड हैं, और 3,000 रुपये हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं। तो नेक्स्ट ईयर का पैसा जो हमने इस साल भुगतान कर दिया, इसको बोलेंगे प्रीपेड। क्लियर हुआ पॉइंट? अब इसकी एंट्री कैसे होगी? आपने समय से पहले भुगतान कर दिया। आप समझिए, अगर इस 3,000 रुपये के एडवांस को अगर आप भुगतान ना करते,
आपके 9,000 का भुगतान करते, ये 3,000 रुपये आज आपके पास होते कि नहीं होते। तो इसका मतलब है कैश अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस अकाउंट कितने रुपए, 3,000 रुपये, ठीक है। लेकिन कैश तो है ही नहीं हमारे पास है, तो हम हमारे पास तो कैश तो हम दे चुके किसके, इंश्योरेंस के। तो और ये क्या किस नाम की हमने, प्रीपेड, समय से पहले दे दिया, तो प्रीपेड लिखेंगे यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस या एक्सपेंसिस, समझो कोई भी हो सकता है। अब एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट, अब एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, इसके साथ फिर समझ में आएगा आपको। इसको समझिए, सैलरी देनी बाकी थी, सैलरी देते तो क्या एंट्री करते, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन पैसा तो दिया ही नहीं, देना बाकी है तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। प्रीपेड की एंट्री उल्टी याद रखो, ठीक है, क्योंकि इसमें तो देना बाकी था और प्रीपेड में हम एडवांस में दे चुके हैं, और एडवांस में दे दिया तो इसका मतलब है वो हमारी एसेट्स है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो और टू इंश्योरेंस। जैसे इसी से मान लीजिए सैलरी अगर हम एडवांस दे देते प्रीपेड सैलरी तो एंट्री हो जाती, इसकी वजह उल्टी एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरी है इसको उल्टा कर दो, प्रीपेड सैलरी को तो डेबिट कर देते, सैलरी को क्रेडिट कर देते, समझिए, उल्टा याद रखो, अपने आप याद रह जाएगा। आउटस्टैंडिंग देनी बाकी होती है इसलिए लायबिलिटी होती है, ठीक है, इसलिए क्रेडिट होती है। और प्रीपेड रेंट समय से पहले दे दिया, नहीं देता तो इतना कैश हमारे पास होता जो कि एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये एसेट्स है। तो ये अगर एसेट्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डेबिट में आ जाएगी, समझ गए, क्या ये एसेट्स को रिप्रेजेंट करती है, डेबिट में आ जाएगी, आगे समझ में। तो ये था भाई आपके पास में आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड एक्सपेंसेस का पॉइंट। नेक्स्ट देखिए ड्राइंग का पॉइंट। ड्राइंग का मतलब होता है कि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए हम जब भी बिजनेस में से पैसे निकालें या माल निकालें उसको ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है, निजी प्रयोग के लिए, पर्सनल पर्पज के लिए। तो अब मान लीजिए ड्राइंग है, मान लीजिए मैंने बैंक से, मैंने घर के खर्चे के लिए और अपने ऑफिस में से और अपने गल्ले में से 1,000 रुपये निकाल लिए, तो पैसे तो गए, तो टू कैश, टू कैश, बिजनेस में से पैसे चले गए 1,000 रुपये, लेकिन बदले में क्या आया, आया तो कुछ भी नहीं, किस बात के पैसे निकाले, ये घर के खर्चे के लिए, तो ड्राइंग हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे ड्राइंग को डेबिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। तो याद रखना ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, ठीक है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, समझ में आ गया, ये एंट्री हो जाएगी 1,000 रुपये की। अगर मान लीजिए आपने बैंक से पैसे निकाल लिए घरेलू खर्चे के लिए, तो कैश की बजाय आपकी बार बैंक चला जाएगा, तो वही अकाउंट हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, समझ गए। नगद निकाले तो क्या लिखेंगे, कैश, बैंक से निकाले तो क्या लिखेंगे, बैंक, क्लियर। और अगर आपने माल निकाल लिया, गुड्स निकाल लिया घर के खर्चे के लिए, अपने घर पे मान लीजिए तुम्हारी फर्नीचर की शॉप है, अपने घर के लिए तुम चेयर ले गए, तो तुम ये मान के चलोगे इतने का माल तुमने खरीदा ही नहीं, खरीदते हो तो परचेज को हमेशा डेबिट करते हो, तो मान के चलो उतने का माल कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माल चला गया तो परचेज अकाउंट हमें क्रेडिट करेंगे, याद रखिए बात, ठीक है, किसके लिए, गुड्स के लिए। अगर आपने माल यूज किया है तो परचेज लिखो, कैश यूज किया तो कैश, बैंक यूज किया तो बैंक। तो ये थी आपकी ड्राइंग की एंट्री। अब देख लीजिए डेप्रीशिएशन। अब ये डेप्रीशिएशन क्या है, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है घिसावट। घिसावट का मतलब तो कोई भी संपत्ति होती है, सेट्स होती है, तुम उसको घर में ले आते हो नई, और थोड़े दिन के बाद उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, तो जितनी वैल्यू डाउन होती है उसी को हम डेप्रीशिएशन बोलते हैं। ये हम कर चुके हैं हमारी बेसिक टर्म्स में सब कुछ, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगी, मान लीजिए एक मशीन खरीदी थी हमने, मशीन की वैल्यू थी, तो जो खरीदी थी तो क्या हुई थी, मशीन आई और पैसे चले गए, ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट। हमने एंट्री क्या करी है, मशीन अकाउंट डेबिट। मान लीजिए मशीन की वैल्यू 10,000 रुपये थी और टू कैश, पैसा चला गया, ठीक है, 10,000 रुपये की हमने एंट्री करी होगी पहले। ये मशीन मान लीजिए 1 तारीख को खरीदी थी, 1/4 को, ठीक है। अब पूरे साल हमने यूज करी कि नहीं करी, और हम कहते हैं कि इस मशीन का हमने 10% यूज कर लिया। कितने परसेंट यूज कर लिया, 10%। तो 10% यूज कर लिया तो 10,000 का 10% कितना हुआ, 1,000। इसका मतलब 1,000 रुपये की हमने खर्च कर दी, 1,000 रुपये की वैल्यू कम हो गई। तो एसेट्स जब आई तो डेबिट, कम होने का मतलब चली गई, 1,000 रुपये खर्च हो गई, माइनस हो गई, कुछ भी करो, हमारे से तो मतलब एक तरह से कम हो गई ना वैल्यू। तो टू मशीन अकाउंट 1,000 रुपये, और किस नाम के खर्च हुए, डेप्रीसिएशन के नाम के, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट। अब समझिए दोबारा, डेप्रीसिएशन क्या है, एक नुकसान को रिप्रेजेंट करता है, एक लॉस को रिप्रेजेंट करता है, एक एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। एक बिजनेसमैन के लिए डेप्रीसिएशन खर्चा हो गया, एक तरह से पैसा का नुकसान हो गया 1,000 रुपये का, तो नुकसान हमेशा डेबिट होता है, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। किस बात का,
एसेट्स कम हुई है तो एसेट्स को कर दो क्रेडिट। तो इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी डेप्रीसिएशन की और कुछ नहीं है। जिस एसेट्स पे लगी उस एसेट्स की वैल्यू कम कर दो और डेप्रीसिएशन को डेबिट कर दीजिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट, बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या हुआ? बैड डेट्स का मतलब होता है पैसे डूब जाना। क्या मतलब होता है? पैसे डूब जाना। अब पैसे कैसे डूबेंगे बैड डेट्स के अंदर? मान लीजिए हमने राम से 1000 रुपये लेने थे, तो राम ने कहा ये पकड़ो 900 रुपये, तो इसका मतलब हमारे पास 900 रुपये आ गए भाई। तो बैंक अकाउंट डेबिट, या नगद आए तो कैश अकाउंट डेबिट, ये लिखेंगे ना, कैश अकाउंट डेबिट 900 रुपीज टू राम, राम अकाउंट 1000 रुपये। अब एक तो राम यूं कहे कि देखो मैं 900 दे दिए हैं, बस मैं इतने ही दूंगा और मैं नहीं दूंगा, और आप भी मानो, और अगला भी कहता है चलो कोई नहीं ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट अकाउंट। 100 रुपये की हमने डिस्काउंट दे दी, हमारा नुकसान हो गया, डेबिट कर दिया। लेकिन अगर राम ना तो ये कहता मैं पैसे नहीं दूंगा और ना ही ये कहता मैं दूंगा, कहने का मतलब है कि हम जा जाके अपनी चप्पलें घिसा चुका है, जूते घिस चुके हमारे, वो पैसे नहीं दे रहा और ना ही कोई संभावना है, तो हम ये मानेंगे 100 रुपये हमारे डूब गए। तो बैड डेट्स, नुकसान है ना, बैड डेट्स अकाउंट लिखेंगे, फिर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 100 रुपये। समझ में आ गई? इसका मतलब है बैड डेट्स क्या होता है? एक लॉस होता है, ठीक है, एक नुकसान होता है और उसको हमेशा डेबिट करेंगे। तो वही पॉइंट है, सारे पॉइंट ध्यान से देखो रूल दोबारा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है। अब देख लिए एक स्पेशल पॉइंट और बताता हूँ मैं तुम्हें, लास्ट पॉइंट। मैंने एक एसेट्स खरीदी, एसेट्स आई मेरे पास में, फर्नीचर है मान लीजिए, अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये का, ये मशीन है कोई, और टू कैश अकाउंट 10,000 रुपये। ध्यान से देखना भी इसको, ठीक है। ये हो गया, 1/4 को मशीन खरीदी। 6 महीने बाद इस मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई, और प्रॉब्लम आ गई तो मैंने इस मशीन की रिपेयर करवाई और मैंने उस पर 100 रुपये खर्च कर दिए या 500 रुपये खर्च कर दिए। तो रिपेयर के ऊपर मेरे 500 रुपये खर्च हुए, रिपेयर के ऊपर कितने रुपये खर्च हो गए? 500। तो रिपेयर क्या है? खर्चा, नुकसान। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़, और टू पैसा चला गया, टू कैश अकाउंट 500 रुपीज़। ये पॉइंट हो गया भाई आपका, ठीक है। अब इस दूसरा पॉइंट ये मैंने क्यों लिखा समझिए ध्यान से। ये 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद है ये एंट्री, ठीक है। अब दूसरा तरीका लीजिए, इसको भूलिए 1 मिनट के लिए। आपने मशीन खरीदी 1 अप्रैल को 10,000 रुपये की, जैसे हम घर में आटा पीसने के लिए चक्की लेके आए 10,000 रुपये की, हमने उसको घर में लगा दिया। लगाने का मतलब उसको इंस्टॉल कर दिया, इंस्टॉल का मतलब है कि उसको फिक्स कर दिया। तो हम क्या करेंगे? हम लोहे के एंगल बनवाएंगे 2-3, ताकि उसमें मोटर फिक्स हो चुके, फिक्स होए और हमारी आटा पिसाई करने की मशीन सेट हो सके। उसमें हमारा 1 कट्टा सीमेंट भी लग गया, क्योंकि कुटाई पुटाई करके उसको फर्श को बनाना पड़ा हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मशीन को इंस्टॉल करने में हमारे 1000 रुपये खर्च हो गए। सीमेंट लगी, कुछ एंगल लोहे की वगैरह, कुछ लेबर वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1000 रुपये खर्च हुए हैं मशीन के इंस्टॉलेशन पे, याद रखना वो रिपेयर नहीं आएगी। हम क्या कहते हैं, देखो एक लैंग्वेज गांव में, कि 10,000 रुपये की हमने चक्की खरीदी थी और इस चक्की के ऊपर 1000 रुपये हमारे ऊपर लग गए, तो हमें ये 11,000 की पड़ी। हम बोलते हैं ना से कि हमें ये कितने की पड़ी? 11,000 रुपये की पड़ गई। लेके तो आए थे 10,000 की, पर घर लाते 11,000 रुपये की पड़ गई। उसमें अपने 100 रुपये भाड़ा भी दिया है ऑटो में, ठीक है, वो भी जुड़ गया सब। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी एसेट्स को तुम खरीदते हो और उसको स्थापित इंस्टॉल करने तक जो खर्चा लगता है वो उस एसेट्स की ही कॉस्ट मानी जाएगी। तो अब यहाँ पे 10 नहीं, हम 11,000 रुपये लिखेंगे, ठीक है। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, उसी में नरेशन में डाल देंगे, ठीक है। एसेट्स परचेज ऑफ 10,000 एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ₹1,000, ठीक है। तो ये भी साथ में बता देंगे, इसलिए टोटल 11 हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी एसेट्स को खरीदें और सेम डे उसको लगाने में कोई खर्चा हो तो वो तो एसेट्स की कॉस्ट मानी जाएगी। लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद, 2-3 महीने के बाद अगर उस पर कोई खर्चा होता है तो वो उसकी रिपेयर कहलाती है, तो वो अलग से खर्चा होगा, रिपेयर अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया पॉइंट? तो ये थे भैया आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी थे, ये आपको आने चाहिए थे। इससे पिछली क्लास में मैंने बैंक से रिलेटेड पॉइंट क्लियर करवाए थे, ठीक है, और आज मैंने ये सारे पॉइंट करवा दिए। आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा। अब आप इन क्लासेस को देखते जाइए और इन क्लासेस के बेस पे जो जो आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको सोल्व करते जाइए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, कोई घंटी वंटी दबा दिया करो, इससे और कुछ नहीं है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे क्लास को देख रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।